दोस्तों, जादूगर देवा का जो जादू है वो बिल्कुल परवान चढ़ गया है और वो अपने जादू की कलाकारी लोगों के बीच में एक से बढ़ करके एक जादू प्रस्तुत कर रहा है और लोगों की जो गड़गड़ाहट है, तालियों की जो गड़गड़ाहट है, वो मानो देवा का जो मनोबल है उसको बढ़ा रहा है और उसके मनोबल को यूं ही ऊंचा कर रहा है कि मानो देवा अपने अंदर की सारी ताकत लोगों के सामने ला करके रख दे। दोस्तों, देवा लोगों की ताली और लोगों की गड़गड़ाहट से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने जादू की जो अंतिम सीढ़ी थी वहां तक चला जाता है और उसके अंदर जितनी भी कला होती है वो सारी कला को लोगों के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता है और अपने सामने एक बच्चे को खड़ा करता है और एक चाकू से उसके हाथ पर वार कर देता है और कहता है कि ये देखो, ये लड़के के हाथ की जो नस है वो मैंने काट दिया है और इसके हाथ से जो खून निकल रहा है वो बिल्कुल सचमुच का खून है और ये कोई नकली खून नहीं है। दोस्तों, ये इसी बात को देवा लोगों को विश्वास दिला रहा था और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और सारे लोग पैसे निकाल करके देवा को इनाम देना शुरू कर देते हैं और सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर से उसका स्वागत करते हैं और तभी उसी भीड़ में से एक लड़का सामने आता है और चिल्ला करके कहता है, देवा ये नकली खून है, ये कोई असली खून नहीं है, मैं दिखाता हूं तुझे असली खून क्या होता है। और वो लड़का झट से मंच पे चढ़ जाता है और देवा के हाथ से एक चाकू लेता है और अपने हाथ की नस को काट देता है और जैसे ही वो अपने हाथ की नस को काटता है तो सचमुच उसका जो खून था वो छर्रा मार करके निकलने लगता है और मंच पर वो गिरने लगता है और उसका हाथ खून से लहूलुहान हो जाता है और कड़ाके की ठंड में भी उसके खून से भाप जो निकल रहा था वो सचमुच लोगों को यकीन दिला देता है कि सच में यही खून होता है। अभी इसके पहले तो रियल में कोई नकली ही खून था जिसमें न तो कोई भाप थी और न ही कोई सचमुच का फव्वारा था। दोस्तों, देवा दौड़ करके उस लड़के को अपने हाथ में उठा लेता है और उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और लोगों को बताता है कि सचमुच इस लड़के ने तो अपने हाथ को काट लिया है। अगर सही टाइम पर इस लड़के का इलाज नहीं हुआ तो ये लड़का यहीं पे अपना दम तोड़ देगा और वह लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस लड़के को इलाज कराने के लिए जा रहा हूं, आज की जादू यहीं पे खत्म करता हूं और लेकर के वो लड़के को अस्पताल की तरफ दौड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक बहुत ही मजेदार कहानी के अंदर। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी कि कैसे एक लड़का जो में अपने पत्नी के तलाक में इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी जान को दांव पे लगा देता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र अभी महज 15 वर्ष होती है। दोस्तों, रमेश की 3 बहनें और माँ बाप, ये 5 लोगों का परिवार होता है। दोस्तों, 2 बहनों की शादी हो चुकी है। रमेश और उसकी एक छोटी बहन और उसके माँ पापा हैं। दोस्तों, ये 4 लोगों का परिवार अभी रमेश के पास रह रहा है और उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है। दोस्तों, रमेश पढ़ने में बहुत ही तेज तर्राक होता है। दोस्तों, रमेश स्कूल में और अपने क्लास में टॉप कर जाता है और जहां पे भी वो कोई सामान लेने जाता, जिस जगह पे उसके माँ बाप भेज देते कि बेटा ये काम करके आना है, तो रमेश उस काम को अपने दिमाग के भरोसे, अपने समझ के भरोसे इतने अच्छे से करके आता कि रमेश को कभी किसी ने शिकायत का मौका ही नहीं देता कि कोई रमेश की शिकायत कर सके, रमेश के बारे में कोई कमियां निकाल सके। क्योंकि वो 15 साल का लड़का 50 साल के बूढ़ों की जैसा
तजुर्बा रखता था, उसके पास इतनी ज़्यादा समझ थी कि वो हर काम को ज़रा भी अगर बता दिया जाए, तो वो पूरा अपने से ही कर लिया करता था। दोस्तों पढ़ने में इतना तेज होने के बावजूद भी वो जैसे ही अपनी इंटर की पढ़ाई करता है तो शहर में जाने के लिए उसके माँ-बाप के पास पैसे नहीं थे कि रमेश का जो एडमिशन है वो शहर में किसी बढ़िया स्कूल में करा दिया जाए, जहाँ से वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। दोस्तों रमेश के माँ-बाप अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं और अपने पैसे की दुहाई दे देते हैं और कहते हैं रमेश बेटा, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पुश्तैनी खेत है, पढ़ लिख कर के क्या करोगे? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं, तो क्यों ना हमारे ही साथ चलो खेत में और हमारे साथ खेत में काम करके हमारे काम को हाथ बटा दो। दोस्तों रमेश को भी समझ आ जाती है कि जब मेरे माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शहर जाकर के अच्छी पढ़ाई कर सकूँ, तो क्यों ना इनके ही काम में अपने खेती-बाड़ी में ही इनका हाथ बटाना चालू कर दूँ। दोस्तों उसके माँ-बाप कहते हैं कि बेटा एक बहन है जो शादी के योग्य हो रही है, तुझसे बड़ी है, अगर तू हाथ नहीं बटाएगा तो पैसे नहीं आएँगे, तो इसकी शादी कैसे होगी? दोस्तों रमेश उनके साथ खेत में काम करने लगता है और सुबह से शाम तक वो खेत में काम करता और जो भी टाइम मिलता वो आकर के अपने माँ-बाप की सेवा करता। दोस्तों 2 साल का टाइम बीत जाता है और 2 साल में वो लोग अपने अनाज को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने बहन की रमेश शादी कर देता है। दोस्तों अब वो बिल्कुल शादी से आज़ाद हो चुका था और दिन-रात खेत में काम करने लगता है और धीरे-धीरे उसकी भी जो उम्र होती है, वो 21 वर्ष के पार कर जाती है। दोस्तों 21 वर्ष का रमेश अब बिल्कुल नौजवान और बिल्कुल खूबसूरत चेहरे वाला एक युवा लड़का बन चुका था। दोस्तों उसके माँ-बाप को अब रमेश की शादी की चिंता होने लगती है और वो उसके लिए रिश्ता ढूँढने लगते हैं। दोस्तों रमेश के लिए जब उसके माँ-बाप रिश्ता ढूँढने लगते हैं, तो एक पुष्पा नाम की लड़की का रिश्ता रमेश की शादी के लिए आता है। दोस्तों उसके माँ-बाप जब उस पुष्पा लड़की को देखने जाते हैं, तो उसकी सुंदरता और उसकी समझ से वो लोग भी खुश हो जाते हैं और रमेश की शादी पुष्पा नाम की लड़की से तय कर देते हैं। दोस्तों शादी होती है, पुष्पा रमेश के घर आती है और 1-2 साल खुशी-खुशी पुष्पा रमेश के घर बिताती है। दोस्तों फिर धीरे-धीरे अनबन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है और पुष्पा को बचपन से ही शौक था कि उसकी शादी किसी शहरी लड़के से हो जाती, जो शहर में जाकर के काम करता है, शहर में जाकर के पैसे कमाता है, क्योंकि उसका जो मन था वो शहर में घूमने का बचपन से ही था। लेकिन रमेश तो खेत से घर तक और घर से खेत तक ही उसकी ज़िंदगी रह गई थी। दोस्तों वह रमेश को विवश करती है और बार-बार रमेश से यही कहती है कि रमेश छोड़ दो खेती-बाड़ी, इसमें क्या रखा है? बूढ़े माँ-बाप करेंगे और तुम और मैं चलो शहर चलते हैं, वहाँ कोई अच्छा-सा काम करते हैं, जहाँ से हम लोग अच्छा पैसा कमाएँ और अपने ज़िंदगी को अच्छी तरक्की कर लें। लेकिन रमेश कहता है कि हमारे पुश्तैनी ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं कि सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी खेतों में काम खत्म ही नहीं होता, तो मैं कैसे इन सब को छोड़ कर के शहर में कमाने के लिए जाऊँ? दोस्तों वह सीधे मना कर देता है और कहता है कि मैं खेतों में ही काम करूँगा क्योंकि यहीं से तो मेरी पूरी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। तो मुझे शहर जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो जो लड़की पुष्पा होती है, उसका सपना तो शहर में घूमने का था। वो आए दिन रमेश से लड़ाइयाँ कर लेती और कहती कि तुम शहर नहीं लेके जा रहे हो, तो मत लेके जाओ, लेकिन मेरी ज़रूरतें तो पूरी करो। और वह लिस्ट पे लिस्ट बना करके रमेश को देती ही जाती कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और जो भी चीज़ें रमेश उसे ला कर के देता, 2 से 3 दिन के भीतर ही दोबारा से उन्हीं सारी चीज़ों को मँगवाने की जिद करने लगती है। दोस्तों रमेश तंग आ जाता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करते-करते और उन दोनों के बीच में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों धीरे-धीरे वो लड़ाइयाँ
कब तलाक तक चली जाती हैं, ये तो रमेश को पता भी नहीं चलता। क्योंकि वो जो लड़की पुष्पा थी, वो चाह रही थी कि कितनी जल्दी रमेश से उसका तलाक हो जाए और वह रमेश को बोल देती है कि अगर शहर चल करके कमाई नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। और रमेश कहता है कि मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ कर के शहर में भटकने के लिए नहीं जाऊँगा। जब मेरी सारी ज़रूरतें, मेरा सारा काम मेरे खेत से ही हो जा रहा है, तो मैं शहर में, अनजाने शहर में भटकने क्यों जाऊँ? दोस्तों, इसी बात पर पुष्पा रमेश को तलाक दे देती है और अपने मायके आ जाती है। दोस्तों, मायके वालों के पूछने पर वो अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा बताती है और कहती है कि मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। वो हमेशा मुझसे लड़ाइयाँ करते हैं और हमेशा मुझे परेशान करते हैं कि तेरे घरवाले ये नहीं दिए, तेरे घरवालों ने ये नहीं दिया, तुझे दहेज नहीं दिया, मेरा बेटा कुछ पाया नहीं। तमाम तरीके की बात अपने मायके के लोगों के कानों में भर देती है और मायके के लोग उसके ससुराल वालों से मानो गुस्सा हो जाते हैं और ना तो कभी खबर करने की कोशिश किए कि क्यों उसकी जो बेटी है वो मायके आ गई। दोस्तों, फिर उसकी माँ एक अच्छा-सा लड़का देख कर के पुष्पा की शादी कर देती है और पुष्पा ने बता ही दिया था कि माँ उसी लड़के के साथ मेरी शादी कर देना जो शहर में कोई अच्छा-सा काम करता हो, क्योंकि मैं शहर में उसके साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, गाँव के एक लड़के के साथ पुष्पा की शादी होती है, जो लड़का शहर में जाकर के काम कर रहा होता है। दोस्तों, शादी के 2 महीने के बाद वो पुष्पा को लिवा करके अपने साथ शहर जाता है और वहीं रूम पर रहने लगता है। दोस्तों, धीरे-धीरे 1-2 महीने के बाद पुष्पा को पता चला कि कैसे उसका पति चोरी करता है और उसका पति कुछ गलत तरीके का काम करता है। वो कुछ गाँजा और भांग की सप्लाई लोगों तक करता है, जो कि कानूनी रूप से ये बिल्कुल अवैध है। दोस्तों, अगर कानून के शिकंजे में किसी दिन उसका पति आ जाता, तो ज़रूर उसको उम्र कैद हो जाती। क्योंकि ये गांजा बेचना कोई आसान काम नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा जुर्म होता है। अगर इस जुर्म में कोई पकड़ा जाता है, तो वो सीधे जेल के अंदर पूरी उम्र के लिए चला जाता है। दोस्तों, पुष्पा उसे बार-बार इस बात के लिए बोलती कि ये काम बंद कर दो, कोई दूसरा काम कर लो, लेकिन वो नहीं मानता और कहता, ये बचपन का मेरा खेल है, कभी तक मुझे किसी ने टच तक नहीं किया, तो मुझे पकड़ने की तो बात छोड़ो। दोस्तों, पुष्पा भी उसकी बातों में आ जाती है और वो शहर में एन्जॉय कर रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो उसको इसी बात की थी। फिर दोस्तों, एक दिन खबर आती है पुष्पा के पास कि पुष्पा, तुम्हारा पति पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उम्र कैद उसको हो चुकी है। दोस्तों, पुष्पा बेबस हो जाती है और परेशान हो जाती है और रोते हुए वो जेल जाती है और वहाँ पर सचमुच उसका पति नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो ट्रांसफर था वो किसी दूसरी जेल में हो जाता है और पुष्पा को इस बात का कानो-कान खबर भी नहीं होती है। दोस्तों, वो रोती-बिलखती फिर से अपने रूम पर आती और अब अपने मायके भी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो सारा का सारा जो उसका दिमाग था, वो काम नहीं कर रहा था और पहले भी उसे नहीं पता था, क्योंकि वो अपने पति के ही साथ शहर गई थी और एक अनजाने शहर में गई थी और वहाँ से वो अपने घर बिल्कुल भी नहीं आ पाती। दोस्तों, वो अपने एक 3 साल के बेटे को लेकर के, जो कि उसका जो पति जेल में गया था, उसी का बेटा था, उसे लेकर के उसी शहर में भटकने लगती है। क्योंकि दोस्तों, खाने खाने के लिए उसके पास लाले पड़ गए थे, क्योंकि कमाने वाला उसका जो पति था, वो उम्र कैद हो गया था और वो जेल में था, तो पुष्पा को कौन कमा के खिलाता? दोस्तों, रूम भाड़ा ना मिलने से रूम वाला उसे बाहर कर देता है और वो रोड पर आ जाती है और अपने 3 साल के बेटे को लेकर के इधर-उधर भटकने लगती है और लोगों के सामने हाथ फैला करके पैसे माँगने लगती है, खाने की चीज़ें माँगने लगती है और उसी खाने की चीज़ों से, उन्हीं पैसों से अपना गुज़र-बसर करने लगती है।
दोस्तों कभी पेड़ के नीचे, तो कभी स्टेशन पर, तो कभी फुटपाथ पर वो सो करके अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है, क्योंकि वो गाँव नहीं आ पाती। उसे पता भी नहीं था कि उसके गाँव का क्या नाम है और कहाँ से उसको ट्रेन मिलेगी और कैसे उसको अपने गाँव जाना है। दोस्तों वो शहर के चकाचौंध दुनिया में फँस चुकी थी और उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। दोस्तों वह परेशान हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो अपने 3 साल के बेटे के लिए ही जी रही थी और अपने बेटे के लिए ही लोगों के सामने हाथ फैलाती और पैसे माँग करके अपने बेटे का पेट पाला करती। दोस्तों इधर जो लड़का रमेश होता है, जो पुष्पा ने जब रमेश को छोड़ करके एक दूसरे लड़के के साथ शहर चली गई थी, तो वो जो रमेश था, वो पुष्पा से पहले ही बोल दिया था कि पुष्पा तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में तो ना कोई आएगी और ना ही मैं किसी के साथ शादी करूँगा। दोस्तों वो पुष्पा को ये बातें बोल ही दिया था, तो ये बात वो सच में किसी से शादी नहीं करता है और अपने बूढ़े माँ-बाप की सेवा करने लगता है। दोस्तों 2-3 साल के बीच में उसके माँ-बाप दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं और रमेश अकेला पड़ जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी पुष्पा ने तो पहले ही उसका दामन छोड़ दिया था, अब उसके माँ-बाप भी उससे उससे रिश्ता तोड़ करके भगवान के प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों रमेश अब बिल्कुल अकेला हो गया था। रमेश के पीछे ना तो आगे कोई बचा था। दोस्तों रमेश अब गुमसुम सा अकेला यूं ही रहने लगता है और फिर वो अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है और सोच लेता है कि हे भगवान, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है और मैं अब ऊपर वाले के पास जाना चाहता हूँ। दोस्तों वह अपने आप को मारने के लिए घर से निकल जाता है और सोचता है कि इस दुनिया में थोड़ा सा देख लूं कि क्या है दुनिया, क्योंकि पुष्पा बार बार कह रही थी कि शहर चलो और आज मुझे शहर जाने का मौका मिला है। मरने से पहले एक बार शहर में ज़रूर जाऊँगा और देखना चाहता हूँ कि शहर की चकाचौंध दुनिया में ऐसा क्या है जो लोग उस शहर में जाने के लिए रिश्ता भी तोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों वो गाड़ी पकड़ता है और शहर चला जाता है। दोस्तों वो उसी शहर जाता है जिस शहर में पुष्पा भटक रही होती है। दोस्तों उसे नहीं पता था कि इसी शहर में ही उसकी पत्नी पुष्पा भटक रही है। वो तो बस केवल शहर के नाम पर दिल्ली चला जाता है और उसी दिल्ली की रोड पर पुष्पा अपने 3 साल के बेटे को लेकर के भटक रही होती है। कभी फुटपाथ पर तो कभी स्टेशन पर सो करके अपनी रातें बिता रही होती है। दोस्तों वो दिल्ली में जब उतरता है तो एक बहुत बड़ा मैदान होता है, जिस मैदान में देवा नाम का जादूगर अपनी जादूगरी से लोगों के मनों को जीत रहा होता है, लोगों के हालात को बदल दिया होता है और सभी के मुंह पे केवल एक ही नाम था, जादूगर देवा। उससे बढ़ करके कोई भी नहीं है। इतना अच्छा जादू दिखाता है कि लोगों को बिल्कुल भी उसकी जादू पर शक ही नहीं होता है। वो सच में लोगों की गर्दन काट देता है, सच में लोगों के हाथ काट देता है और सच में लोगों के खून निकाल देता है। दोस्तों इतना सुनने के बाद वो जो रमेश था, वो उसके मन में एक लालसा होती है कि चलो क्यों ना इस जादूगर के जादू को देख लेते हैं, उसके बाद सुकून से मरेंगे। दोस्तों वह जादू देखने के लिए लोगों की भीड़ को चीरता हुआ मंच के बिल्कुल आगे आकर के खड़ा हो जाता है और लोगों के साथ वह भी जादू देखने लगता है। दोस्तों देवा का जो जादू होता है वो बिल्कुल चरम सीमा पर होता है और लोगों की जो तालियां होती हैं, लोगों के मुंह पे जो नाम होता है, एक ही नाम होता है, जादूगर देवा, जादूगर देवा, जादूगर देवा। और लोगों की जो गड़गड़ाहट होती है तालियों की, वो जादूगर देवा के स्वागत में लगातार बजती जा रही थी और तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो कम ही नहीं हो रही थी। और जादूगर जो देवा था वो एक लड़के के हाथ को अपनी चाकू से काट देता है और कहता है ये कोई नकली खून नहीं है, ये बिल्कुल असली खून है। और ये देखो जादूगर देवा लोगों के असली खून निकाल देता है और उस लड़के के हाथ के उठा करके जो खून टपक रहा था वो लोगों को दिखाने लगता है।
दोस्तों सारे लोग यकीन कर लेते हैं और सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर से जादूगर देवा के नारे लगा देते हैं। लेकिन तभी वो जो लड़का रमेश था, जो बिल्कुल मंच के आगे खड़ा था, वो दौड़ करके मंच के ऊपर चढ़ जाता है और देवा की माइक को ले लेता है और कहने लगता है, ये कोई असली खून नहीं है, क्योंकि ये मेरे ऊपर आया था, ये तो बिल्कुल कलर है, असली खून मैं दिखाता हूं। दोस्तों वो देवा के हाथ से एक चाकू को खींच लेता है और उस चाकू को अपने हाथ की नली को काट लेता है और खून की जैसे ही नस को काटता है, रमेश के खून जो सचमुच उस मंच पर लहूलुहान हो जाते हैं और फव्वारा मार करके खून छर्रे फेंकने लगता है। दोस्तों देवा के होश उड़ जाते हैं। देवा जब इस बात को देखता है तो सचमुच उसके होश उड़ जाते हैं और वो एक पल के लिए अपनी जादूगरी को भूल जाता है और रमेश के सचमुच हाथ काटने की कला को सोच रहा था कि ये कैसा जादू है, यहाँ पे तो सचमुच खून ही खून दिखाई दे रहा है। और रमेश का जब हाथ खून से लहूलुहान हो जाता है और खून से कड़ाके की ठंड में भी भाप निकल रहा था और सचमुच का खून और नकली खून में बहुत ही ज्यादा अंतर था और लोगों ने रमेश को उठा लेते हैं और कहने लगते हैं, ये होता है असली जादू, अभी तक तो जादूगर देवा हम लोगों को पागल बना रहा था। दोस्तों वो जादूगर देवा के ऊपर पत्थर फेंक करके मारने लगते हैं, लेकिन तभी रमेश उस माइक में बोलता है कि खबरदार, किसी ने भी अगर जादूगर देवा के ऊपर एक भी पत्थर मारा, ये जादूगर सचमुच अपनी पूरी कला दिखा रहा था, लेकिन यहां पे मैं अपना सचमुच नस काट लिया हूं और मैं मरना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं और मैं नहीं चाहता जीने के लिए, इसीलिए मैं सचमुच अपनी नस को काट लिया हूं। दोस्तों जादूगर देवा जब इस बात को सुनता है तो लोगों को चुप कराते हुए वो उस लड़के रमेश को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ लेकर के चल देता है और कहता है कि अगर सच में इस लड़के का इलाज नहीं हुआ तो ये मर ही जाएगा। दोस्तों वह उसे लेकर के अस्पताल जाता है और उसका इलाज कराता है और रमेश ठीक हो जाता है, क्योंकि हाथ की नस कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। इलाज होता है, ठीक हो जाता है और वह देवा उसे जादूगरी सिखाने लगता है। दोस्तों वह रमेश कहता है मुझे नहीं जीना है, लेकिन वो जो देवा था वो चाह रहा था कि रमेश की हिम्मत इतनी ज्यादा है, जब वो अपने हाथ की नस काट सकता है तो ये हर असंभव काम को भी संभव कर सकता है। दोस्तों वह रमेश को अपनी पूरी जादूगरी सिखा देता है और 6 महीने के अंदर उसे इतना ज्यादा ट्रेंड कर देता है कि वो भी अपनी जादूगरी से लोगों के दिल को जीतने लगा था। दोस्तों वो लोगों के दिल को जीतने लगा था और एक समय ऐसा आता है कि वो भी मंच पे अपनी जादूगरी का नुमाइश करने लगता है। दोस्तों जादूगर देवा जो होता है वो रमेश को एक जगह जादू दिखाने के लिए लेकर गया था और रमेश खड़ा था और बोलता है कि इस पूरी भीड़ में भी अगर कोई एक लड़की, कोई एक औरत अगर इस स्टेज तक आ जाए, क्योंकि मुझे एक औरत का काम है, अगर वो इस स्टेज तक आ जाती है तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा और वो जो भी मांगेगी मैं उसको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उसके साथ एक जादू दिखाने वाला हूं। अपनी आंख पर पट्टी लगा करके उसके सर के चारों तरफ चाकू फेंकने वाला हूं। हालांकि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है, लेकिन सचमुच अगर आप लोगों के बीच में से कोई मेरे मंच तक आता है तो आपको यकीन ज्यादा होगा। दोस्तों कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि अपने जान की बाजी लगा करके लोगों के हंसी का कारण बने। वो अपनी जिंदगी से सबको प्यार था, लेकिन उसी भीड़ में एक पुष्पा नाम की जो औरत होती है, जो अपने 3 साल के बेटे के खाने के लिए परेशान रहती है। 3 दिन से उसका बेटा कुछ खाया पिया नहीं था और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस जादूगर के साथ उसका साथ दे देती हूँ और
मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, तो मैं अपने बेटे को कुछ खिला-पिला पाऊँगी। दोस्तों वह हाथ उठाती है और कहती है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ मंच पर और मेरे साथ जो भी आपको जादू दिखाना हो, वो आप दिखा सकते हो। मैं मर भी जाऊँगी तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अगर मैं ज़िंदा बच गई तो मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। दोस्तों वह इस बात को बोलते हुए मंच पर अपने जान की बाजी लगा करके चढ़ जाती है और जैसे ही वो मंच पर चढ़ती है, जादूगर रमेश जब उसे देखता है, तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह उसे पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी पुष्पा है, जिससे मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी और मुझे तलाक देकर के ये अपने मायके चली गई थी। दोस्तों, रमेश तो पहचान जाता है, लेकिन पुष्पा ज़रा भी उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि रमेश की जो सूरत थी, रमेश का जो शकल था, उसका जो पहनावा था, वो बिल्कुल हूबहू जादूगर देवा के ही जैसे था। दोस्तों, वो लड़की दीवाल से चिपक जाती है, पुष्पा दीवाल से चिपक जाती है और रमेश अपने हाथों पर चाकू लेकर के तैयार हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने आँख पर पट्टी लगा लेता है और चाकू फेंकना शुरू कर देता है। दोस्तों, पहली चाकू फेंकता है, दूसरी चाकू फेंकता है और वो अपने दिमाग में इसी बात को सोच रहा था कि ये तो मेरी ही पत्नी है, पता नहीं किस हाल में है, अभी इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्या इसके पास एक 3 साल का बेटा है और वो बेटा जो है वो कैसा है और खाने के लिए भी इसके पास लाले पड़े हैं, ज़रूर ये किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। दोस्तों वह इसी ख़्यालों में डूब जाता है और वह ज़रा-सा निशाना भटक जाता है और अंतिम चाकू जो उसे मारना था, वो बगल से जाना था, वो गले के बगल से चीरती हुई दीवाल में चिपक जाती है। दोस्तों सचमुच पुष्पा के गले में एक चाकू लग जाती है और पुष्पा चिल्ला उठती है कि अब तो मैं मर जाऊँगी, मेरे बेटे को कौन देखेगा? दोस्तों इतने पर रमेश अपने आँख से पट्टी हटाता है, तो देखता है सचमुच उसके गले के आर-पार चाकू हो चुकी थी और पूरी पब्लिक उस रमेश को पीटने के लिए दौड़ पड़ती है। कोई कपड़ा खींच लेता है, कोई उसकी टोपी खींच लेता है, कोई उसके गले से उसकी मालाओं को खींच लेता है और रमेश को तुरंत 2 ही मिनट के अंदर नंगा कर देते हैं। वो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और उसको मारने लगते हैं। दोस्तों इतने पर पुष्पा जब उसकी असली सूरत को देखती है, तो वह भी पहचान जाती है कि ये हो ना हो, ये मेरा ही पति रमेश है, जिससे मेरी शादी सबसे पहले हुई थी। दोस्तों वह हिम्मत करती है और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहती है कि खबरदार अगर किसी ने रमेश को मारा, क्योंकि ये तो मेरे ही पति हैं और इनसे मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी। दोस्तों सारी भीड़ पीछे हो जाती है और रमेश अपनी पुष्पा पत्नी को अपनी गोद में लेता है और लेकर के अस्पताल जाता है और वहां पे उसका इलाज करवाता है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और बिल्कुल ठीक होने के बाद वो रमेश को अपनी पूरी कहानी बताती है और रमेश से कहती है कि रमेश मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझी और तुम्हें छोड़ करके शहर आ गई और आज मेरी ये हालत है। रमेश कहता है कि इस हाल में भी क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आज भी मैं तुम्हारे इंतज़ार में शादी नहीं किया और आज भी मैं तुम्हारी ही इंतज़ार में कुँवारा बैठा हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था, मरने ही वाला था कि जादूगर देवा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और आज उसी जादूगरी की वजह से भगवान ने हमें और तुम्हें एक बार फिर से मिला दिया है। दोस्तों फिर वह अपनी पत्नी पुष्पा को और उसके 3 साल के बेटे को अपने साथ रख लेता है और उसी जादूगरी में उन सबको शामिल कर लेता है और अपनी ज़िंदगी हसीन बना लेता है और एक बार फिर से पुष्पा और रमेश अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जादूगर देवा की। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जाते-जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।